हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर में और एक नॉर्मल इन्वेस्टर में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? आंसर है दोस्तों एक्टिवनेस का। देखिए, जहां नॉर्मल इन्वेस्टर जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, वहीं पे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स प्रोएक्टिव होते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर जिसका आपको पता है ना, वो जीरो पे लिखा आता है कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल लूज मनी इन F&O, ठीक है? तो ये वो 9 लोग हैं जो कि पैसा गंवाते हैं मार्केट में। अगर आप उससे निकल करके टॉप 1% में आना चाहते हैं ना, जो पैसा बनाते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि न्यूज के बाद मत जागिए, न्यूज के पहले जागिए। तो इन्वेस्टर में आप अगर प्रोएक्टिव हैं तो आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट करके मल्टीबैगर रिटर्न आराम से कमा सकते हैं। जरूरत है चीजों को समझने की, रेगुलर एनालिसिस करने की और लर्निंग करने की। ठीक है, सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनपॉपुलर कंपनीज की। ऐसी कंपनीज जिन पे नजर अभी पड़ी नहीं है लेकिन जिनके अंदर वैल्यू काफी अच्छी बाकी है। ठीक है, सो ऐसी ही कंपनीज में फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ आती है। आप प्रोएक्टिवली जाके ऐसी चीजों को ढूंढ लेते हैं तो आपको फायदा मिलता है, और न्यूज अगर आ गई और उसके बाद में मार्केट में हाईलाइट हो गया फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं। और हाँ दोस्तों, फायदा तभी है जब वीडियो को पूरा देखा जाए। अधूरा देखने से तो अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में फंस गया था। अगर उसे पूरा पता होता है कि बाहर कैसे निकलना है तो बात कुछ और होती है। तो यही मैं चाहता हूं कि आप अधूरा नहीं देखें, वीडियो पूरा देख के कुछ नया सीखें। ठीक है, और एक अच्छे इन्वेस्टर बने। स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स, 3 स्टॉक्स, वंडरफुल कंपनीज ऑन योर स्क्रीन। सो दोस्तों, पहले वीडियो में खो जाए हम लोग, उससे जरूरी है कि सबसे पहला काम, आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में मेरे बहुत सारे मित्र चूक जाते हैं, भूल जाते हैं। अभी वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट रिसर्च बेस्ड वीडियो कहीं आपसे छूट ना जाए। ईमानदारी की बातें बताने वाले बहुत कम मिलेंगे मार्केट में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है। आपके स्क्रीन पर पहला स्टॉक जो है वो है दोस्तों क्रिसिल लिमिटेड। अब ये स्टॉक के बारे में आपने नाम काफी सुना होगा, लेकिन क्या इन दिनों में आपने इसके बारे में कोई खास न्यूज सुनी? क्या आपने किसी इन्वेस्टर को या किसी ट्रेडर को ये कहते हुए सुना कि भाई क्रिसिल में बहुत मूवमेंट आया है, ब्रेकआउट आया है? नहीं ना। बहुत शायद सुना भी होगा लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है ये। तो क्या है कि जब मार्केट की नजर से कोई कंपनी ओझल होती है तो उसमें वैल्यू ज्यादा होती है और प्राइस उसकी थोड़ी सी कूल हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए जो आज मैं स्टॉक डिस्कस करूंगा उसमें यही क्वालिटी ध्यान रखने की कोशिश हम लोग करेंगे। 30,000 करोड़ की कंपनी, 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, 4200 रुपए का स्टॉक है। आप कहोगे महंगा है। भाई देखिए, महंगा और सस्ता इस पे डिपेंड करता है कि आप उसके बदले में किस प्रकार का बिजनेस जो है वो खरीद रहे हैं, क्या वैल्यू मिल रही है आपको। चलिए उसके बारे में भी देखते हैं, लेकिन अब आपको वैल्यू बताता हूं। 41% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है इसने, ROC, विच इज वेरी वेरी गुड। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, दिया है इसने 32%। और अगर आप इसमें नीचे चल करके अगर इसकी देखें तो इसमें यहां आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली यहां तक ग्रो करती आई है। 10 साल में 10%, फिर 5 साल में यानी कि लास्ट 5 ईयर्स में 12% और लास्ट 3 ईयर्स में 23%। दैट सिंपली मींस कंपनी इज इंप्रूविंग इट्स बिजनेस एवरी डे। ठीक है, करती क्या है कंपनी, सबको पता है। क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है। रेटिंग एजेंसी का काम क्या होता है? देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। ये कंपनी ना अलग अलग जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज है ना, उनके फाइनेंशियल्स को स्टडी करती है, उनके बिजनेस मॉडल को समझती है, फिर अपनी रिसर्च कंप्लीट करके एक रिपोर्ट तैयार करती है, और रिपोर्ट में ये उसको रेटिंग देती है, A1+, AAA रेटिंग। ठीक है, तो जैसी रेटिंग वो देती है, जैसे स्कूल में बच्चे को मार्क्स दिए जाते हैं ना, कैसा उसने एग्जाम में लिखा है वैसे। तो हाई रेटिंग से फायदा क्या होता है? उन कंपनीज को जिनको ये हाई रेटिंग देती है, उनको बैंक्स आसानी से लोन दे सकते हैं, उनकी फाइनेंसिंग इजी हो जाती है। ठीक है, तो कोई कंपनी अगर अच्छा रिटेल, इट्स काइंड ऑफ सिबिल स्कोर आप समझ सकते हैं। ठीक है, सिबिल स्कोर होता है ना हमारा आपका जैसा, तो उसी तरह से इनका ये जो सिबिल स्कोर है वो क्रिसिल जैसी कंपनीज तैयार करती है कंपनीज। अब आप समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और उसके बावजूद भी कंपनी में इतनी तेज ग्रोथ रिसेंटली देखने को नहीं मिली है। सो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी अच्छे सेल्स और प्रॉफिट दोनों की ग्रोथ अच्छी, हेल्दी ग्रोथ है इसकी। डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट 66% प्रोमोटर्स ने ले रखा है, कोई प्लेजिंग नहीं है, कोई गिरवीर भी नहीं है, एकदम ठीक है। इंडस्ट्री की 38 है और ये पी जो है वो 47, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी लगभग उसी रेंज में। पिथ्रोस की स्कोर 7 है, विच इज गुड, वेरी गुड। और अगर आप देखें ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल एक लॉन्ग टर्म इंटैक्ट बिजनेस के तौर पे है। इसका 28% रेवेन्यू रेटिंग बिजनेस से आता है।
बाकी और भी चीजों से आता है, बट मेजरली रेटिंग बिजनेस से आता है। ठीक है, क्रिसिल की रेटिंग मैंने भी कई बार डिस्कस की है। कंपटीशन में कौन है? कंपटीशन में आइक्रा और केयर रेटिंग्स, लेकिन ये दोनों बहुत छोटी कंपनीज है। तो एक लीडरशिप पोजीशन पे कौन है? क्रिसिल रेटिंग। ठीक है, चलिए अभी अगर हम देखें तो इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि देखिए सेल्स की ग्रोथ कंटिन्यूसली चल रही है। 97 मतलब 1000 करोड़ से नीचे की ग्रोथ थी और ये हो गई है 3000 करोड़ की, यानी 10 साल में 3x, आप तो ये मान के चलिए। और प्रॉफिट की बात करें हम लोग तो प्रॉफिट जो है वो भी 20-30% की मार्जिन में ही कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। तो कंपनी एक अच्छी प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे है। साथ में कंपनी ने रेगुलर डिविडेंड दिया और वो भी 50-60-80%। अब आप एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास में अच्छे स्टॉक्स हैं और वो डिविडेंड देते हैं तो स्टॉक्स को बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, फिर भी कमाई हो रही है। सो दैट इज द पावर ऑफ डिविडेंड्स। आगे बात करते हैं हम लोग। और एक चीज और है, डिविडेंड देने वाली कंपनी जो रेगुलर डिविडेंड देती है ना, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में एक तरह से अच्छी कंपनी होती है, खासतौर पे जिनका बहुत पुराना रिकॉर्ड नहीं हो लेकिन वो सही ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से रिटर्न दे रही हो। अब क्या होता है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि रिटर्न देती नहीं है, तो उसका मतलब उसके अंदर आप एनुअल रिपोर्ट्स में जाके देखिए कि वो पैसा जा कहां रहा है, क्या वो बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। मान लीजिए रिटर्न नहीं दिया तो उन्होंने फिर नई फैक्ट्री खोली होगी, नई फैक्ट्री नहीं खोली तो नए लोग हायर किए होंगे। अगर वो भी नहीं कर रहे तो कंपनी कर क्या रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना रिटर्न निकाल करके और अपने इंप्लॉइज को बांट रही है, या फिर सीईओ अपनी सैलरी में अपना डिविडेंड ऐड कर रहा है, मतलब खुद को ही रिटर्न दे रहा है। ऐसा कुछ टाइम पहले संसद में भी हुआ था ना, सांसदों ने अपनी सैलरी खुद ही बढ़ा दी थी। पब्लिक का तो पूछा ही नहीं। चलिए तो वापस इसी पॉइंट पे आते हैं, तो ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से। देखें तो कंट्रोलिंग स्टेक पूरा प्रोमोटर के पास है, 7% फॉरेनर्स ने रखा है, 12-13% डीआईआई के पास, 13% पब्लिक के पास, विच इज काइंड ऑफ गुड, मतलब हेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर्स का। ठीक है, टाटा एलेक्सी सेकंड कंपनी है दोस्तों जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो यहाँ टाटा एलेक्सी जो है उसके बारे में बात करते हैं। 7000 रुपए का स्टॉक। अब फिर से आप में से बहुत से मित्र कहेंगे सर 500 रुपए का स्टॉक बता दो आप, वो भी बताएंगे, उसके भी तो बहुत सारे बताए हुए हैं। लेकिन ये है ना कि सभी रेंज प्राइस ना यार, ये कोई कमोडिटी मार्केट नहीं है कि आप आलू प्याज और चीनी और चाय खरीदने निकले। यहां पर आपको बिजनेस की क्वालिटी देखनी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ये नाम नहीं है दोस्तों, ये टाटा एलेक्सी इज नॉट अ सिंबल। देयर आर पीपल वर्किंग इन दिस कंपनी, there are products and services which are delivered and then they are charging money and then they are making profit, so it is an actual business। so, जब भी आप कभी कोई शेयर को खरीदने की लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें तो ये ना सोचें कि आप एक शेयर का कोई ऐसे कुछ खरीद रहे हैं, मतलब शेयर का मतलब है आप उसमें हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप सोचिए क्या आप अच्छे बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदना चाहेंगे या खराब बिजनेस में, चॉइस आपकी है। फिलहाल टाटा एलेक्सी आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो यहां आप देखिए 45,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 7,000 रुपए का स्टॉक है और थोड़ा सा महंगा तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट जिस दिन ये स्प्लिट हो गया ना दोस्तों, उस दिन ये 700 रुपए के आसपास भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है स्प्लिट, वी कांट से। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो आपको एथिकली तो कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखनी नहीं चाहिए इसमें। सेल्स की ग्रोथ 17% है, प्रॉफिट की ग्रोथ ज्यादा फास्ट है 22%, विच इज गुड। आरओई देखिए 34। अगेन मैं कहूंगा आरओसी और आरओई जिन कंपनीज का 20-30 से ऊपर का है ना, और वो लॉन्ग टर्म से अगर मेंटेन कर रहे हैं तो मान के चलिए उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं तो दम होता ही है। अगर बात करें इंडस्ट्री के पीई से तो ये दोस्तों काफी पीई तो इसका ज्यादा है। पित्रोस की स्कोर में थोड़ा सा मात खाती है ये कंपनी और उसकी वजह भी है, टाटा ग्रुप के ना बहुत सारे इधर उधर फाइनेंशियल्स, कहीं डेट चल रहा है कहीं कुछ और चल रहा है, बट जहां टाटा ग्रुप है तो कंपनी के डूब जाए इसके चांसेस तो बहुत कम है दोस्तों, ये है। तो पित्रोस की स्कोर कम होने के बावजूद भी कंपनी की स्ट्रेंथ में ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब ये देखिए, ये जो मैं कह रहा था ना कि ये इतना वो क्यों है, डाउन क्यों है कंपनी, और तो अनपॉपुलर क्यों है, तो ये देखिए यहाँ पर ये अनपॉपुलरिटी के दौर से गुजर रही है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली एक स्टॉक प्राइस नीचे हुआ, फिर ये एक रेंज में चलना शुरू हो गया। अब ये इंतजार कर रही है एक अच्छे ब्रेकआउट की, ब्रेकआउट आने के बाद में पुराना वाला जो आपका इसका जो ये प्राइस लेवल है इसको टच कर सकती है। ठीक है, और पुराना वाला प्राइस लेवल किस लेवल पे जाने का है, करीब करीब 9000 से ऊपर का जो है इसको एक आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ये मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस तो आपका यहीं पे है 7500 के आसपास, ये ब्रेक करने के बाद में ये 9000 को टच कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब टाटा एलेक्सी की खास बात क्या है, टाटा एलेक्सी को एज ए बिजनेस मॉडल आप देखें तो ये वो कंपनी है जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज में अपनी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती है। तो इसके पास में बहुत सारे कस्टमर्स है, बहुत इंडस्ट्रीज है। ऑटोमोटिव में इनके सॉल्यूशन जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, कम्युनिकेशन में, हेल्थ केयर में, और जो खास तौर पे जो अभी जो ईवी सेगमेंट है उसमें टाटा एलेक्सी का बहुत बड़ा रोल है।
ठीक है। तो ये इन सब के लिए मैकेनिकल डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, ये सारी चीजें करती है। तो कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो कि ग्रोथ पाथ पर चल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके नंबर्स की तो देखिए यहां पर कंटिन्यूसली ये ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देख रहे हैं, तो यहां ग्रोथ, बिजनेस में कोई कमी है क्या भाई, ये बताओ आप मुझे, किसी को कमी नजर आई बिजनेस में? ठीक है, ये 882 से 914 पहुंचा। अब ये हल्का सा सीजनल इंपैक्ट है 8 करोड़ का, तो ज्यादा कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी है। मार्जिन भी 20-30 की रेंज में है, यानी 100 रुपए कमाने पे 30 रुपए कमा रही है 100 रुपए की सेल पर, विच इज गुड। नेक्स्ट बात करें ईपीएस, ये आप देखिए कहीं 18 का होता था, कहीं 32 का, 33 का है। तो अनपॉपुलरिटी विदाउट बिजनेस डायल्यूशन है। बिजनेस में मतलब कोई कमी नहीं है, पर ये लोग कहते हैं ना कि किसी पे ध्यान नहीं देना, शेयर मार्केट पे सिर्फ हवा चलती है, तो हवा के चलते ये अनपॉपुलर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग तीसरी कंपनी की, क्योंकि वीडियो ना मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता, अदरवाइज बहुत से मित्रों का पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। उनको तो चाहिए कि नाम बता दो सर, नाम बता दो स्टॉक्स के, हम तो बस अभी खरीद लेंगे। अरे मेरे दोस्तों ऐसा मत करना ये डेंजरस है। स्टॉक मार्केट में अधिकतर लोग पैसे इसीलिए गंवाते हैं क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि बिजनेस को समझना जरूरी है। बिना बिजनेस समझे आप करेंगे बाइंग सेलिंग, तो वो सट्टा होगा, और सट्टा ना आपको कुछ टाइम के लिए रिटर्न देके खुश कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने के लिए हर कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है। और अगर आप सचमुच में लाइव सीखना चाहते हैं ना मेरे से, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। एक 30 मिनट का कोर्स है जो मैंने, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री दिया है एज ए गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड। ठीक है, और साथ में ये है कि उसी में आपको आने वाले दिनों में हम जो लाइव सेशन करते हैं, जहां केस स्टडीज, स्टॉक एनालिसिस सब करते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को उसमें मिल जाएगी। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा, मेल पे आ जाएगा कि अगला लाइव सेशन कब होने वाला है। तो जरूर ज्वाइन करिए, ताकि, और उसमें ज्यादा कोई आपको ऐसा कुछ है नहीं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर। बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए आपको ज्यादा कि भाई आप पहले से कोई एमबीए हो, ऐसी भी जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति जो 10वीं पास है वो स्टॉक मार्केट को आसानी से सीख सकता है, ये बात है। चलिए तीसरी बात जो मैं यहाँ जो कहना चाह रहा था आपको टाटा के बारे में, तो देखिए स्टॉक, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 11% से 15% पे ले गए फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स पूरी रिसर्च करके उसके बाद अपने डिसीजन लेते हैं। तो देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर फॉरेनर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों एक ही तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि वो एक ट्रेंड दिख जाता है उसके अंदर साफ तौर पे। यहां देखिए FIIs जो है उन्होंने कंटिन्यूसली यहाँ पे स्टॉक बढ़ाया, थोड़ा सा हल्का सा डाइल्यूट किया, लेकिन फिर भी बढ़ाया, मतलब यहाँ बढ़ाया फिर थोड़ा सा बेचा, लेकिन बढ़ाया है। ये पहले से आप देखिए 13% से लेके 14 पे अभी भी है। लेकिन DIIs ने भी उसी दौरान अपना स्टेक को बढ़ाया, ये देखिए 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 लेकर के चले गए। यानी कि इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन इन्होंने इतना डीपली बेचा नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही टाइप के इन्वेस्टर्स को भरोसा है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अनपॉपुलर है, लेकिन जब पॉपुलर होगा तो लोगों के पकड़ में नहीं आएगा। तीसरे स्टॉक पे बात करते हैं, और वो है हमारा सीएट टायर्स। फिर से कहेंगे 2400 रुपए, तो भाई प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगेन ये जिस दिन अगर ये स्प्लिट होगा तो ये आपको 250-300 के आसपास देखने को मिल सकता है। 10,000 करोड़ का स्टॉक है, और इसको देख करके ना मुझे कभी कभी पता नहीं क्यों फैमिली में जो, जैसे भाइयों में आपस में होता है ना, अक्सर फैमिली में छोटा भाई बड़ा भाई सोचते हैं ये इतना बढ़ गया, ये इतना कम हो गया, ऐसा ना कुछ यहां पर भी है। आप ये देखिए, एक तरफ बड़ा भाई है कौन, MRF, स्टॉक प्राइस कितनी है 1,26,000, ठीक है। दूसरी तरफ सीएट है, बेचारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऑटो कंपनीज है वो इससे टायर खरीदती हैं, और इतनी पुरानी कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे चलती आ रही है, लेकिन इसके शेयर की प्राइस वही 2,500 के आसपास रहती है। अब बात ऐसी क्या है कि MRF में ऐसी क्या खास बात है जो सीएट में नहीं है? एक्चुअली बात यह है कि दोनों ही कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन उसके शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब हम देखें कि अब हर कोई तो MRF के 100 शेयर नहीं खरीद सकता ना, तो उस केस के अंदर हम लोग, सीएट भी हमारे लिए अच्छी कंपनी है, उसी इंडस्ट्री में, उसी टाइप के बिजनेस नंबर्स को लेके। तो यहाँ इसलिए मैं इसको लेकर के आया, क्योंकि टायर इंडस्ट्री ना, देखिए अरे यार आप ना एक चीज को समझने की कोशिश करिए। आज आप एक कार खरीदते हैं, कार कितनी खरीदी, मान लीजिए आपने मारुति की कार खरीदी, डन। कितनी कार कितनी खरीदी, एक बार में एक ही खरीदेगा ना आदमी, नॉर्मली एक ही खरीदेगा, ठीक है। आपने एक कार खरीदी, लेकिन टायर कितने आए, 5, यानी मारुति का प्रोडक्ट बिका 1, सीएट के प्रोडक्ट या MRF के प्रोडक्ट बिक रहे हैं 5। इसलिए
उनकी ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ इनकी होती है अगर वो ग्रो करती है। ठीक है, सो यहां पर C8 को ये फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, देखिए बुक वैल्यू 999 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, विच इज वेरी गुड। कैपिटल रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी गुड 18%, हालांकि उतनी नहीं है जितनी हमने क्रिसिल वगैरह की देखी, टाटा एलेक्सी की, बट हाँ अच्छी है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, काफी अच्छी साइज की कंपनी है। पैग रेशियो के हिसाब से साफ तौर पे 100% अंडर वैल्यूड कंपनी है भाई साहब, ये कुछ भी कर लो आप। पित्रोस की स्कोर 8 है, विच इज वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। कंपनी टायर्स बनाती है और लीडिंग प्लेयर है मार्केट के अंदर, जो आप यहां देख सकते हैं। देखिए MRF का स्टॉक प्राइस कितना ही ज्यादा हो, लेकिन ये मार्केट लीडर नहीं है। मार्केट लीडर अभी भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। ठीक है, हालांकि रियलिटी में कुछ सिचुएशन दूसरी होती है। आगे बात करें हम लोग EPS की और फाइनेंशियल्स की, तो देखिए सेल्स कंपनी की 4,000 से और 11,000 करोड़ से ऊपर चली गई है, यानी 3x के आसपास सेल्स हुई है पिछले 10 साल में। ठीक है, प्रॉफिट कितना बढ़ा जी, प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने हमेशा अपना 9% से ऊपर रखा है। ये देखिए 9% से ऊपर, 9% से ऊपर, 9% से ऊपर। यहां थोड़ा सा एक डिप आया कोविड से थोड़ा बाद की बात है, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने बहुत अच्छी जंप दी, 9% से 14% प्रॉफिट लेके आ गए, तो विच इज वेरी गुड। डिविडेंड कंपनी ने हमेशा दिया है, कंपनी इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल एंड ऑलवेज गिविंग डिविडेंड। एक भी साल ऐसा नहीं आया जब कंपनी ने कोई ऐसा नेगेटिव रिटर्न शो किया हो। देखा आपने कि कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है। ये 400 करोड़ के आसपास था, अभी 1600 करोड़, यानी 4x 4x हो गया जी। प्रॉफिट कितना हो गया 4x। सेल्स कितनी बड़ी थी 3x। समझ में आ रही कहानी कि जो मैं ऊपर कह रहा था कि आपको पहले कि भाई इस सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो दैट इज द रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट। अब दोस्तों इसके बाद में अब बाकी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, तो हम करते हैं इसको। प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 47%, FIIs 20% लेके बैठे हैं, DIIs 15%। और भाई कोई बेचने को तैयार नहीं है सब 35% FIIs DIIs लेके बैठे हुए हैं, और बैठे हुए ही हैं। आप ये सोचिए, बेचारी पब्लिक जो रात दिन दुनिया भर की रिसर्च करती रहती है, इधर उधर ढूंढती रहती है, सिर्फ 16% शेयर है उनके पास, यानी 80% ज्यादा शेयर्स तो FII DIIs और प्रमोटर उन्हीं के पास में। तो वो अगर पत्ता ही लाते हैं ना, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का पेड़ हिल जाता है पूरा, ये समझिए। ठीक है, सो दोस्तों ये ओवरऑल तीनों कंपनीज हैं जो अनपॉपुलर है और एक ऐसी इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशन पे है जहां पर इनकी ग्रोथ फ्यूचर में एक तरह से बिल्कुल क्लियरली नजर आती हुई दिख रही है हमको। लेकिन आपको ऐसे स्टॉक्स को रेडार पे रखना चाहिए और इनको एनालाइज करना चाहिए, ना कि इमीडिएटली खरीद के बेच देना। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, सो दोस्तों इस वीडियो में डिस्क्लेमर भी मेरा यही है आपको कि ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को एजुकेशनल पर्पज से समझें और उसी के हिसाब से स्टॉक को एनालाइज करना सीखने के लिए यूज करें। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपका, और आपको क्या लगता है इन तीनों कंपनीज में से आपको किस पर ज्यादा भरोसा है, कहां ग्रोथ ज्यादा दिख सकती है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे वो भी बताइए। वीडियो को लाइक किया क्या आपने, नहीं किया? अरे ऐसे थोड़ी होता है, वीडियो लाइक करिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर करने में अपना नाम कमाइए। कहिए मैंने आज दिन में कुछ अच्छा काम किया, मैंने अच्छा कंटेंट मेरे दोस्तों के साथ शेयर किया। ठीक है, चलिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने ऑन नहीं किया तो अभी कर दीजिए उसको, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।